चलिए, चैप्टर चल रहा है हमारा पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में अब तक हम लोगों ने फंडामेंटल पार्ट देखा, और उस फंडामेंटल पार्ट के बेस पे जो हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अब तक एग्जाम्स के अंदर आए हैं, मीन्स जो बुक्स में दे रखे हैं, वो हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। यहां से हर टॉपिक वाइज आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमारा जो टारगेट है, पहले हम उस टॉपिक के फंडामेंटल पार्ट को क्लियर करेंगे, और फिर उससे रिलेवेंट जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है हमारी बुक के अंदर, टीएस ग्रेवाल के अंदर, फिलहाल उनको हम कवर करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये मोटा मोटी हो गया कि भी आगे हमारा चैप्टर या हमारे वीडियो का वे जो है किस तरह से रहेगा। फिलहाल बात करेंगे हम, थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हमने इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोविजंस ऑलरेडी डिटेल में कर लिए हैं। हमने इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोविजंस हमने कहा कि भैया अगर हमारी पार्टनरशिप जो डीड है वो अगर है, तो इस केस के अंदर इंटरेस्ट चार्ज करने के क्या प्रोविजंस है। एक पार्टनरशिप फॉर्म, हमने कहा पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन है कि भैया लोन के ऊपर या कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करने के प्रोविजन है, अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, और अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, प्लस फाउंडेशन में भी बहुत टाइम आ चुके हैं। देखिए, मैं अभी आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि हमारा जो बेस रहेगा, मैं थोड़ा सा एडवांस जाऊंगा, जहां से क्या होगा कि 12th के कोर्स के साथ साथ आपको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी साथ ही चलेगी। एक नॉलेज के लिए आपको एक चीज बताऊं, क्लास 11th और क्लास 12th का अगर पूरा कोर्स हम ढंग से करते हैं तो हमारे सीए फाउंडेशन का 90% मटेरियल ऑलरेडी कवर कर लेंगे। 90 नहीं, 95-98% मटेरियल ऑलरेडी कवर करते हैं। तो होगा क्या, एक तो हमारे जो करंट क्लास है, क्लास 11th और 12th क्लास की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और साथ ही साथ जब सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने की हम कोशिश करेंगे उस टाइम वो हमारे लिए सिर्फ एक रिवीजन होगा। फिलहाल सिर्फ इतना काम करना है, आज की डेट में जो हम 12th में स्टडी कर रहे हैं उसमें सिर्फ 5-10% एक्स्ट्रा पढ़ने हमारा काम हो गया। चलिए, अभी मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना खराब करके सीधा मेरे आज के टॉपिक पे आऊँगा, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा क्लियर करने की कि भैया इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोविजंस हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है। प्रोविजंस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड भैया, इंटरेस्ट से रिलेटेड मेरी पार्टनरशिप में क्या प्रोविजंस है। हालांकि मैं फंडामेंटल में बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूं, फिर भी चूंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, इसके लिए एक बार मैं इसको समराइज फॉर्मेट में आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। इंटरेस्ट की अगर बात करेंगे तो दो तरह की चीजें हमें दिखाई दे रही है। एक हमने जो देखा वो देखा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मीनिंग ये हुआ कि हमने यहां पे दो तरह की सिचुएशन देखी थी। इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारा इंटरेस्ट को चार्ज करने से रिलेवेंट बहुत सारे प्रोविजंस आएंगे। हमने ये देखा कि फर्म जो है पार्टनर को भी लोन देती है, साथ ही साथ पार्टनर फर्म को भी लोन देते हैं। सिचुएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हैं, तो उसको हम यहाँ समराइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम प्रोविजन देंगे इंटरेस्ट प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सिर्फ मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रोविजंस ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया आपकी जो कैपिटल है उस पे हमें क्या प्रोविजन मिले। तो इंटरेस्ट के प्रोविजन को मैं दो टुकड़ों में डिवाइड किया, एक लोन से रिलेवेंट और एक हमारी कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार सेट कर देता हूं। पहले मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करने की कोशिश करता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर मैं बात करूंगा तो फिर से दो तरह की सिचुएशन मेरे सामने है। एक बात हो गई जहां पर वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो पार्टनर है
जो पार्टनर है वो फर्म को लोन देता है, हमारी पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पहली सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूं, तो पहली सिचुएशन मैंने वो ली जहां पे मैंने कहा जो हमारा पार्टनर है उस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, और साथ ही साथ सेकंड सिचुएशन हमने देखी जहां पर जो फर्म है हमारी, वो फर्म अगर पार्टनर को लोन देता है तो हमारे क्या प्रोविजंस होंगे, ये हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट की बात करेंगे, मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूं फिलहाल, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कैपिटल की बात नहीं करूंगा, कैपिटल की बात अलग से करने वाला हूं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात करेंगे तो यहां पे फिर से मेरे पास दो सिचुएशन है जहां पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। दोनों अलग अलग स्थिति है और दोनों के अलग अलग प्रोविजन है। तो मैं बात करता हूं पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो ऐसी स्थिति में आपके सामने दो सिचुएशन आपको मिलेगी अपने क्वेश्चन के अंदर। दो सिचुएशन क्या होगी, पहली सिचुएशन ये होगी, इस स्थिति में पहली चीज ये होगी कि जो एग्रीमेंट है उसमें सब कुछ मेंशन है ऑलरेडी, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, बात समझना भैया, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जो पार्टनर है वो फर्म को लोन देंगे और उसके बदले में 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पार्टनर्स फर्म को लोन देंगे, 12% चार्ज करेंगे, 25% चार्ज करेंगे। ऐसी स्थिति में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एज पर डीड जो डीड कहती है, जो हमारा एग्रीमेंट कहता है, वही हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एज पर डीड लिख दीजिए या एज पर एग्रीमेंट लिख दीजिए, हमें इस बात में कोई किसी तरह का एतराज नहीं होगा। बी क्लियर। तो अगर मैंने कहा अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और एग्रीमेंट में टर्म कंडीशन मेंशन है कि भैया 10% से चार्ज करेगा पार्टनर, 15 से करेगा, 20 से करेगा, 25 से करेगा, 36% से चार्ज करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड सिचुएशन जो है जहां एग्रीमेंट में नहीं मेंशन है, एग्रीमेंट जो है मेंशन नहीं है, या तो एग्रीमेंट है ही नहीं, या तो नो एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट इज साइलेंट। एग्रीमेंट जो है वो साइलेंट है इंटरेस्ट के प्रोविजन पे। हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। हमने देखा जहां एग्रीमेंट अगर है ही नहीं, या फिर एग्रीमेंट तो है परंतु उसमें इस बात को कहीं डिस्क्लोज नहीं कर रखा है कि भैया पार्टनर अगर फर्म को लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है। तो जहां पे एग्रीमेंट इज साइलेंट, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो इंटरेस्ट मैक्सिमम अलाउ करेंगे दैट इज 6% पर एनम। चलिए भैया, पर एनम। तो हम जो मैक्सिमम होगा वो 6% पर एनम के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। हमने 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए इसके ऊपर, जहां पे हमने देखा कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा था। एक पार्टनर कहता है कि मुझे लोन दीजिए, लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिए थे। हमने कहा भैया एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, इसके लिए हम आपको मैक्सिमम 6% ही अलाउ करेंगे। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम 5 कर चुके हैं ऑलरेडी। अब सेकंड नंबर सिचुएशन को समराइज करने की कोशिश करेंगे। ये वाली जो सिचुएशन है जहां पर जो फर्म है, ये देखिए जस्ट उल्टा हो गया, यहां फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो अगर फर्म चार्ज करेगी इंटरेस्ट, तो एक बात समझना, ये फर्म के लिए जो क्या होगा, एक इनकम हो जाएगी। यहां पे इंटरेस्ट पहली स्थिति के अंदर जो इंटरेस्ट था वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस था, क्योंकि फर्म को पे करना पड़ रहा है। परंतु यहां पर सिचुएशन चेंज हो गई, यहां फर्म ने पार्टनर को दिया है, पार्टनर को जब दिया है तो अगर वहीं पे वापस फिर से दो बात हो गई। पहली बात क्या हुई भैया, पहली बात हुई अगर एग्रीमेंट में मेंशन है, या फिर नो एग्रीमेंट, या तो एग्रीमेंट है नहीं
नो एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन दिस प्रोविजन। एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा है कि फर्म पार्टनर को लोन देगी तो क्या चार्ज करेगी। ऐसी स्थिति के अंदर अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो एज पर एग्रीमेंट आप चार्ज कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। एज पर एग्रीमेंट कह दीजिए या पार्टनरशिप डीड कह दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं, जहां फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और अगर मेंशन नहीं है, कहीं पे भी कोई प्रोविजन नहीं है या जो एग्रीमेंट है वो साइलेंट है, ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज करने का प्रोविजन नहीं है। नो इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नो इंटरेस्ट। तो आप पार्टनर से कुछ भी इंटरेस्ट रिकवर नहीं कर पाते हो। ये स्थिति हमारे इलस्ट्रेशन के अंदर हमने जो क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट 5 उसमें आ चुकी है। रिपीट करने की समराइज फॉर्मेट में ज़रूरत ये है कि 90% बच्चे ये कंफ्यूजन होते हैं, ये वाले जो प्रोविजन है वो उनके अंदर यहाँ चिपका के आ जाते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहाँ पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है वो अलग सीन है, और जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया एग्रीमेंट में मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कहे वैसे चार्ज कीजिए, फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। परंतु आपने एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया है। अगर आपने एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया है, ऐसी स्थिति के अंदर आप कुछ भी चार्ज नहीं कर पाओगे। ध्यान ये रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो चीज कहता हूं, बता रहा हूं, ये अब आपको थोड़ी सी बाद में समझ में आएगी, आधे घंटे बाद में समझ में आएगी कि यहाँ पे पार्टनर ने जब फर्म को लोन दिया तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है आगे डिटेल में करूंगा, अभी थोड़ी देर बाद में। तो दिस इज एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, ये जो पोर्शन है, ये वाली जो बात है, दिस इज एक्सपेंसेस, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमेशा P&L का पार्ट होता है। ये चार्जेस अगेंस्ट इनकम है, इसको डिटेल में आगे करेंगे। और अगर फर्म ने पार्टनर से रिकवर कर रहा है कुछ भी, ये फर्म के लिए इनकम हो गई, ये फर्म के लिए इनकम हो गई। कैसे होगी, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आगे थोड़ी देर बाद में अपन डिटेल में करेंगे। इधर याद रखिए कि ये एक्सपेंसेस है और ये फर्म के लिए इनकम हो गई। अब मैं बात करूंगा थर्ड सिचुएशन की, जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन समझने की कोशिश करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। इंटरेस्ट का प्रोविजन ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, आपने जो पूंजी लगाई है उस पूंजी के ऊपर क्या प्रोविजंस कहती है हमारी पार्टनरशिप एक्ट, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समराइज कर रहा हूँ, एक चार्ट आपके सामने होना चाहिए ताकि एग्जाम के दिनों में आपको एक क्विक रिवीजन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑलरेडी इस टॉपिक पे आ चुके हैं, न जाने कितनी बार आए हैं। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां फिर से मैं दो बात करूंगा। अगर एग्रीमेंट में मामला मेंशन है, अगर एग्रीमेंट में अगर जो इंटरेस्ट का मैटर है वो एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन है, एग्रीमेंट में अगर मेंशन है, या फिर एग्रीमेंट है ही नहीं, नो एग्रीमेंट, या तो एग्रीमेंट है ही नहीं, और या एग्रीमेंट है बट एग्रीमेंट इज साइलेंट, सेम दो सिचुएशन हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इससे रिलेवेंट प्रोविजन भैया कि जो पार्टनर जितनी पूंजी लगाएगा उसके ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट पार्टनर को देना है, 5% देना है, 10% देना है, 20% देना है। अगर ये मेंशन है, हमें कोई एतराज नहीं है भैया, एज पर एग्रीमेंट आप चार्ज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज एग्रीमेंट आप चार्ज कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु अगर साइलेंट है,
अगर पार्टनरशिप फर्म का जो हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया वो एग्रीमेंट अगर साइलेंट है, उसके अंदर कोई प्रोविजंस नहीं मेंशन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है तो कोई भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर सकते हो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट, किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज करने का प्रोविजन हमारे यहाँ पे नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए मेरी बात को। इसको मैं थोड़ा समराइज फॉर्मेट में लाने की कोशिश करता हूँ। ये कंप्लीट चार्ट मेरे सामने आ गया, परंतु हमें ध्यान ये रखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का विभाजन है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज नहीं है। क्या मीनिंग है इसका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसको हम थोड़ी देर बाद में समझने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमने ये प्रोविजंस देखे और उसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। बस एक समराइज फॉर्मेट में आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके लिए ये एक क्विक रिवीजन का माध्यम बन जाए। चलिए भैया आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं बढ़ जाता हूं, हमारा जो अगला टॉपिक है जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में फर्क क्या होता है। ठीक है, आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं बढ़ जाता हूं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए बात करेंगे अभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में फर्क क्या होता है। ये नाम कितना खतरनाक है, देखिए जरा। सबसे पहले तो मैं नाम देख के डर गया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में कोई तो चार्ज है, नाम तो बहुत खतरनाक है भैया। और उसके साथ साथ देखेंगे इसमें फर्क क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में फर्क समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्क भैया बहुत सिंपल है, नाम से मत डरो आप। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एक और नाम है, पता है क्या आपको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एक और नाम है और वो नाम है भैया एक्सपेंसेस। बस, तो क्या ये नाम तो हो सकता है आपने पहली बार सुना हो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, परंतु एक्सपेंसेस तो मेरे हिसाब से कॉमर्स के बच्चों रोज दिन में पता नहीं कितनी बार सुनना पड़ता होगा। तो अभी सिंपल ये समझिएगा कि खर्चे और एप्रोप्रिएशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विभाजन, विभाजन। ठीक है भैया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना या प्रॉफिट को विभाजित करना, हमारे सिंपल सी बात है भैया, खर्चे में और प्रॉफिट को विभाजन करने में फर्क क्या है। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, तो मैं पहले क्या करता हूं, एक टेबल बनाता हूं, या पहले दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूंगा, मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैंने कहा भैया इसका एक और नाम है, वो है एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस का अगर मैं मीनिंग समझने की कोशिश करूं तो उसका मीनिंग क्या होता है, ऑल द एक्सपेंडिचर, वो सारे खर्चे, वो सारे के सारे खर्चे, ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू रन बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, तो ऑल दी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भैया सारे के सारे खर्चे, विच आर एसेंशियल पार्ट, जो एसेंशियल पार्ट है, जरूरी हो जाते हैं टू रन द बिजनेस, एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंडिचर फॉर रन द बिजनेस, रन दी बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए वो खर्चे आपको करने पड़ते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब होता है जो आपने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को
पार्टनर्स के अंदर विभाजित करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, या हम साल भर भागते ही प्रॉफिट कमाने के लिए। और जब एक बार प्रॉफिट हमारी बुक्स में आ गया तो प्रॉफिट को पार्टनर्स को कैसे विभाजित करना है, उनके कैपिटल के रेशियो में करना है, उनका P&L का कोई अलग से कोई रेशियो होता है तो उसमें कैसे विभाजित करते हैं और दोनों में फर्क क्या होता है, ये अभी हम समझते हैं। हमने कहा एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, चाहे बिजनेस रन करने के लिए आपने कुछ माल खरीदा, वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। जिस प्रेमाइसेस के अंदर आप बिजनेस रन कर रहे हो, जिस प्रेमाइसेस के अंदर आप बिजनेस रन कर रहे हो, उसका अगर रेंट देते हो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल का चार्जेस पेमेंट करते हो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। आपने कोई किसी बैंक से लोन ले रखा है, उसके बदले में आप इंटरेस्ट पे करते हो, वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। सारे के सारे एक्सपेंसेस जो ये कह के अवॉइड नहीं कर सकते हो, जो अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्या कह के कि भैया मेरा बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मेरा बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, इसलिए मैं खर्चा क्यों करूं। जैसे एग्जांपल बताया, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको सबसे समझाता हूं कि अगर आप किसी बिल्डिंग को किराए पे लेके रखी हुई है और साल भर आपने 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं कमाया है, तो क्या बिल्डिंग ओनर को आप ये कह सकते हो कि भैया मैं किस बात का आपको रेंट दूं। मैं इसका एग्जांपल जो थे, इसके एग्जांपल क्या हुए मैंने बताया, कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा जैसे एग्जांपल मैंने कहा रेंट, क्या आप बिजनेस ओनर को ये कह सकते हो कि भैया मैंने साल भर बिजनेस रन किया, देखो मुझे तो अभी भी लॉस हो रहा है 1 लाख रुपीज का, इसलिए मैं आपको रेंट नहीं दूंगा। क्या ये पॉसिबल है? तो ऐसे सभी खर्चे जो आपको करने पड़ते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। तो क्या बिजनेस ओनर आपकी जो रेंट है वो इसलिए छोड़ देगा कि आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, वो लेगा? क्या आपके स्टाफ की जो सैलरी है, क्या जो आपके स्टाफ की जो सैलरी है, आप स्टाफ को ये कह सकते हो कि भैया देखो हमें तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, इसलिए तू सैलरी मत ले? क्या बिना मैन पावर आप काम कर पाओगे? तो वो जो मैन पावर काम कर रही है वो अपनी पगार लेके काम करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, उसको तो उसकी ड्यू डेट पे पेमेंट चाहिएगा। ठीक है, और भी क्या एग्जांपल हो सकते हैं? बहुत सारे जितने भी बिजनेस के एग्जांपल है, जो आपने माल परचेज किया है वो बिजनेस को रन करने के लिए आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है भैया, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं डायरेक्टली इसको लिंक करता हूं हमारे पार्टनरशिप के साथ में, हमारे पार्टनरशिप के प्रोविजन के साथ में। मैंने अभी आपसे कहा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टनर को जो आप इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हो लोन के बदले में, वो भी आपका क्या है भैया? वो आपका है, क्या चीज है वो है चार्ज ऑन प्रॉफिट, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। अभी जो चार्ट बनाया था मैंने पहले, उसमें मैंने लिखा था कि दिस इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये मीनिंग सिंपल सा ये हुआ। अगर मैं इस बात को सिंपल सा समझना चाहूं तो अगर ऐसे समझे, देखिए मेरे बिजनेस के अंदर ऑलरेडी 1 लाख का लॉस है, मान लीजिए, बहुत सिंपल है, मेरे बिजनेस में ऑलरेडी लॉस है और ये खर्चे अभी तक मैंने भुगतान किए नहीं है, तो क्या ये खर्चे भुगतान इसलिए छूट जाएंगे क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं है? अगर छूट जाते हैं, जैसे पार्टनर को प्रॉफिट देना है किसी को, तो कहेंगे भाई लॉस है, आएगा प्रॉफिट, वो बात तो समझ में आती है, वो अलग मैटर हो गया, आगे चलते हैं। फिलहाल बात करेंगे क्या रेंट भुगतान। आपने क्वेश्चन में ये लिखा है कि 1 लाख का ऑलरेडी लॉस है, 1 लाख का ऑलरेडी लॉस है और रेंट का भुगतान अभी तक 60,000 रुपए आपने किया नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि नहीं किया है तो ओरिजिनल लॉस आपका ये प्लस ये इतना है लॉस भैया। आप ये मत कहिए कि मेरा लॉस इतना है, आपका ये और ये इतना लॉस है। आपने कहा कि ये मेरा ऑलरेडी लॉस है, इसके अलावा 40,000 रुपये स्टाफ का सैलरी बाकी है अभी तक,
तो वो भी बाकी है। तो इसका मतलब आपका लॉस कितना है भैया, इतना है, 2 लाख का लॉस है। आपने कहा हमने बुक्स में ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का प्रोविजन दे रखा है, ठीक है भैया, पार्टनर ने जो लोन दिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट का भुगतान करना है, और ये हमने ऑलरेडी प्रोविजन मेंशन किया है, ठीक है, वो 10,000 रुपये है। तो भैया हम कहेंगे आपका लॉस ये नहीं है, इन सबको जोड़िए, ये आपका लॉस है। यानी कि इस केस में आपका जो लॉस है वो कितना हो गया, 2,10,000 रुपये हो गया। सिंपल सा मीनिंग, वो सभी खर्चे बिजनेस के जिनका इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, उन एक्सपेंसेस को तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट पर वो भार है, चार्ज का यहाँ हिंदी मीनिंग है भार, प्रॉफिट पे भार है। सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो ये है कि इस खर्चे को डिस्क्लोज किए बिना आप ये कह ही नहीं सकते हो कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है। इस खर्चे को माइनस करने के बाद जो आपके पास बचेगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और अगर आपने वो लिखना भूल गए हो तो आपको बुक्स में लेके आना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपके पास कुछ बचा है उसको हम आपका प्रॉफिट या लॉस कहेंगे। आपके पास मान लीजिए इससे एग्जांपल में प्रॉफिट कम है थोड़ा, मान लीजिए आपके पास में जो प्रॉफिट था वो 60,000 रुपीज का था। आपने कहा मेरी 60,000 की रेंट बाकी है, आपने कहा मेरा 40,000 का ये मान लीजिए प्रॉफिट है, लॉस ना होके प्रॉफिट था। आपने कहा रेंट बाकी है, आपने कहा मेरा 40,000 रुपये का सैलरी बाकी है लोगों को देना, और 10,000 रुपये का पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना बाकी है। तो इस स्थिति में ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका एक्सपेंसेस हो गया, ये नेट रिजल्ट आपका एक्सपेंसेस हो गया। अब देखिए कितना हो जरा, अब आपकी फर्म का जो नेट लॉस है वो 50,000 रुपये है, ये बात आप समझिएगा। तो दिस इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ इसको डिस्क्लोज, यानी कि इसको बुक्स में लाए बिना आप ये कह ही नहीं सकते हो कि ये मेरा प्रॉफिट है। भैया इसको चार्ज कीजिए, उससे हो सकता है कि प्रॉफिट में दिखने वाली बैलेंस शीट माइनस में हो जाए, अच्छे खासे प्रॉफिट में दिखने वाली बैलेंस शीट P&L जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए, या उसकी वजह से पूरा लॉस डिक्लेयर हो जाए, लॉस था और लॉस और ज्यादा बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि सिंपल भाषा में ये वो खर्चे हैं जिनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपको वो खर्चे किए हैं तो भुगतान करना ही पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। चलिए, तो जो पहला पोर्शन था मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मैंने कवर किया। अब मैं बात करता हूं सेकंड पोर्शन पे, ठीक है भैया, ये मेरी होगी पहली बात। अब मैं सेकंड बात करूंगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए, अब मेरा दूसरा जो वर्ड था मेरे पास एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के साथ साथ मेरे पास एक और शब्द है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पे ये भार नहीं है, इसको हिंदी में बोलेंगे विभाजन या बांटना। यानी कि जब पार्टनरशिप बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट होता है ना, वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, या लॉस भी हो सकता है। तो जो पार्टनरशिप बनती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पे ही तो बनती है। पार्टनरशिप जो बनती है वो प्रॉफिट और लॉस के लिए होता है कि भाई धंधा करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, बाई चांस लॉस हो गया तो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जो हमारा जो नेट रिजल्ट आया है, नेट रिजल्ट में ध्यान रखना, सारे खर्चे घटाने के बाद मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, मेरी रेंट बाकी है, ऐसा नहीं चलेगा भैया। मैंने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ऐसा नहीं चलेगा। सारे भार चार्ज करने के बाद, भार मतलब सर
ये आपका प्रॉफिट है, इसके ऊपर वो रख दो, उसके ऊपर चार्ज लगा दो, पीछे क्या बचा, जो बचा ना वो आपका प्रॉफिट है। तो पीछे जो बच गया, अगर बच गया तो विभाजित करोगे ना। तो अगर कुछ प्रॉफिट बचा, ये सब करने के बाद में अगर प्रॉफिट बचा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स द पार्टनर, यानी कि ये क्या हो गया, इसका अगर मैं सिंपल सा मीनिंग समझने की कोशिश करूंगा तो अगर प्रॉफिट होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं होगा। लॉस हुआ तो जो पार्टनर्स लॉस हुए उनको लॉस लेके भी आना पड़ेगा। तो ये खर्चा नहीं है, ये मात्र विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। और केवल तभी होता है अगर वो प्रॉफिट है, और लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है भैया। अगर लॉस हुआ तो आपको लेके आना पड़ेगा, और प्रॉफिट हुआ तो आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर प्रॉफिट जीरो हुआ तो इस केस के अंदर पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, उनके खाली हाथ रह जाएंगे। वो कहेगा भैया साल भर हमने मेहनत की और पीछे कुछ भी नहीं बचा। तो विभाजन समझ में आ गया, पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, जब विभाजन की बात होती है, आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, अब ये अर्न आप कैसे करोगे, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपने अपने एग्रीमेंट में मेंशन कर रखा है ना, अब जो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होने के बाद में चाहे आप ये कहे कि भैया मुझे सैलरी दीजिए, आपने एग्रीमेंट में लिखा था कि जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एक पार्टनर्स को 1 लाख रुपए सैलरी दी गई, तो सैलरी टू पार्टनर्स के फॉर्म में कर दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। सैलरी टू पार्टनर, पर दे किसको रहे हैं भैया, ये सैलरी पार्टनर को दे रहे हैं, बात में समझना, एम्प्लॉय को नहीं दे रहे हैं। तो जो प्रॉफिट हुआ वो आपका है, आप सैलरी के फॉर्म में ले लीजिए, आप रेम्यूनेशन के फॉर्म में ले लीजिए, आप सैलरी के फॉर्म में लीजिए, आप रेम्यूनेशन के फॉर्म में लीजिए। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, आप इंटरेस्ट ले लीजिए कैपिटल पर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है भैया, ठीक है। और क्या हो सकती है, आपको जो मर्जी समझ में आए वैसे करके आप अपने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। सैलरी के फॉर्म में लीजिए, रेम्यूनेशन के फॉर्म में लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में लीजिए, या एनी अदर मोड के फॉर्म में लीजिए, एनी अदर मोड के फॉर्म में लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप चार्ज करते हो, दैट इज पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज ऑन कैपिटल, सॉरी चार्ज ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट वो चार्ज नहीं है, वो आपका विभाजन है। विभाजन के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आपको जैसे मर्जी हो वैसे कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, समझना मेरी बात। डिटेल्ड एक पूरा 1 घंटे का वीडियो आएगा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। अगर किसी पार्टनर को आप प्रॉफिट की गारंटी देके लेके आए हो, आपको एक पार्टनर चाहिए था बिजनेस के अंदर, पर वो पार्टनर मान लीजिए बहुत संकी नेचर का आदमी था, ठीक है ना, वो बहुत संकी नेचर का आदमी था, उसको लगा कि यार इस धंधे में आऊंगा, पता नहीं मैं तो अच्छी खासी सैलरी कमा रहा हूं, वो भी ना मिले, तो आप उस पार्टनर को कमिटमेंट के साथ में लेके आओ कि तू टेंशन मत कर, हमें प्रॉफिट बिजनेस में हो ना हो, तेरे को मिनिमम हम गारंटी देते हैं 2 लाख रुपए देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी है, गारंटी टू पार्टनर फॉर प्रॉफिट, अब एक बड़ी बात, ये जो गारंटी में पैसा लग रहा है 2 लाख रुपए, अगर ये मुझे ये बताइए कि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सोचिए 2 मिनट के लिए आप जरा।
आपने एक पार्टनर को गारंटी के साथ में लेके आए कि भैया तेरे को मिनिमम हम 2 लाख रुपए देंगे, तो टेंशन फ्री रहे। तो चूंकि यहां आपने गारंटी दी है, तो क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? आपने गारंटी 2 लाख की दी थी, और मान लीजिए आपके बिजनेस में फिलहाल स्थिति ये है कि आपको लॉस हो रहा है, मान लीजिए 1 लाख का लॉस हो रहा है। तो प्रेजेंट स्थिति ये मान लीजिए, एग्जांपल समझिए कि वर्तमान में आपको 1 लाख रुपीस का लॉस है, वर्तमान में आपको 1 लाख रुपीस का लॉस हो रहा है, जिसके अंदर अब आपको 2 लाख रुपए का और भुगतान करना है उस आदमी को जिसको आप गारंटी के साथ में लेके आए हो। आपने बोला कि भैया 2 लाख रुपए की हम गारंटी लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 लाख रुपए की आपने गारंटी दी, गारंटी आई है ना, तो क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? यानी कि मैं 2 लाख के साथ में 1 लाख के साथ में 2 लाख और माइनस करूं और मैं कहूं मेरे बिजनेस का लॉस जो है वो 3 लाख का है। क्या ये सही बात है? क्योंकि गारंटी ले रखी है, क्योंकि पर है तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही। बात समझना मेरी बात। ऐसी स्थिति के अंदर अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी है, देखिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट की गारंटी है, यानी कि जब प्रॉफिट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और प्रॉफिट नहीं आया तो भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये पार्टनर्स के एंगल से अगर बात करेंगे, ये कभी भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है। इसी स्थिति में होगा ये कि ये जो 2 लाख रुपए की जो गारंटी है ना, जिन्होंने जिस प्रोपोर्शनेट में गारंटी दी है वो अलग से लेके आएंगे, मेरे P&L में नहीं जाएगा। ध्यान रखना, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं रहेगा। कैसे लानी है, एंट्री क्या करनी है, बाद में समझना। पर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं गारंटी शब्द। अगर पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी है, दैट इज आल्सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उस एप्रोप्रिएशन करने के लिए अगर पैसा कम पड़ रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर लेके आएंगे, मेरा P&L माइनस नहीं होगा भैया, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है भैया। तो आप इसे पूरा नोट डाउन कीजिए। ये फिर समराइज फॉर्मेट में हमारी अच्छा खासा एक चार्ट बन चुका है, जहां हमारी हेडिंग है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमने कहा जो प्रॉफिट हुआ उसको विभाजित करना है, सैलरी के फॉर्म में लीजिए, रेम्युनरेशन के फॉर्म में लीजिए, मेहनताना के फॉर्म में लीजिए, किसी भी मोड में लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। गारंटी दे रखी है तो भी कोई बात नहीं, वो भी क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है। तो ये P&L का पार्ट, ये गारंटी वाला जो चीज है P&L का पार्ट ना होके वो भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ही प्रोविजंस है, ठीक है। यहां बात करते हैं वो सारे खर्चे आएंगे जो बिजनेस को रन करने के लिए जरूरी है। उस खर्चे को ये कह के आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो कि भैया, यहां पे मैं वर्ड लिख लेता हूं अवॉइड। ये वो चीज हो गई जो आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। इस खर्चे को अवॉइड ये नहीं कह के कर सकते हो कि मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आपके पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास सिचुएशन ही होगी, हमारे क्वेश्चंस कैसे होंगे वो समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे ना, वो उस तरह से होंगे जहां पे इस तरह की सिचुएशन होगी, जहां उन्होंने कैसे कर रखा होगा कि भैया देखिए, वो कहेंगे कि हमारी जो XYZ पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। पहले मैं आपको कुछ छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2 मिनट का एग्जांपल है, उसके बाद में उसका फॉर्मेट बताता हूं कि आपको करना क्या है। हमारी फर्म ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, जिसके अगेंस्ट में अगर मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, जो कि 10,000 रुपए था, पार्टनर्स की बिल्डिंग यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर कमिटमेंट था कि भैया 60,000 रुपए रेंट देंगे, तो रेंट तो देना ही पड़ेगा ना भैया, उसका प्रॉफिट से क्या लेना देना, 60,000 रुपए रेंट बाकी था, ठीक है। एक कोई स्टाफ की सैलरी थी वो बाकी थी। इस तरह से आपके पास वर्ड आएंगे। तो मान लीजिए 30,000 रुपए स्टाफ की सैलरी थी,
ठीक है, ये कुछ खर्चे का एडजस्टमेंट बताएगा कि भैया ये प्रॉफिट तो कमाया है हमने, ये तो प्रॉफिट कमाया है, परंतु ये खर्चे अभी तक बाकी है। तो आपको पहले एक्यूरेट प्रॉफिट पे आना है, एक्यूरेट प्रॉफिट पे आना है। ये मान लीजिए कि ये 2 लाख का प्रॉफिट था और 1 लाख का कोई खर्चा आपका बाकी है। तो पहला काम है कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी है। एक्चुअल जो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो पहला काम ये हो गया कि जिन एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट हमें दे रखा है, पहले आप उस फिगर को लिखेंगे। उसके अंदर जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो हमारे एक्सपेंसेस है जिनका एडजस्टमेंट करना बाकी रह गया है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर जो बचेगा वो कहेंगे भैया ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है अवेलेबल फॉर, ये प्रॉफिट काय के लिए अवेलेबल है? अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल है। अब ये कैसे देना है? ये आप पार्टनर्स को ए को दे दीजिए, बी को दे दीजिए, सी को दे दीजिए। एक कहता है मुझे सैलरी दे दो, एक कहता है मुझे प्रॉफिट में हिस्सा दो, ये कहता है प्रॉफिट में हिस्सा दो, ये कहता है प्रॉफिट में हिस्सा दो, ये कहता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। जैसे मर्जी हो वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो हमारा काम है उस फिगर तक पहुंचना, उस फिगर तक पहुंचना विच प्रॉफिट इज अवेलेबल, विच प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल हो जाएगा उस फिगर तक हमें पहुंचना। उसकी कैलकुलेशन देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा, सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम एक सिंपल सा एक चार्ट बनाना है हर क्वेश्चन के अंदर। हम कहेंगे पर्टिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है भैया, प्रॉफिट यहां हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। चलिए, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, हमने भी एग्जांपल में आपको जो भी फिगर बताया 2 लाख का, वो उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में लेस क्या करेंगे? वो खर्चों को लेस करेंगे और वो एडजस्टमेंट को लेस करेंगे, विच आर एडजस्टमेंट विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारा अगला काम हो गया। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले जो एडजस्टमेंट से पहले का फिगर था वो लिख लिया। फिर सारे खर्चे ए बी सी डी, मान लीजिए अलग अलग 2 या 3 तरह के हमारे खर्चे थे, उनको ऊपर लेके आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, ये लेके आ गए। मान लीजिए ये हमारे 1 खर्चा आ गया, ये हमारा 2 खर्चा आ गया, ये हमारा तीसरा खर्चा आ गया। यहाँ पे ये इस फिगर में से, प्रॉफिट में से ये लेस करने के बाद जो नेट अवेलेबल रहेगा दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, ये जो फिगर आएगा, ये फॉर्मेट आप साथ साथ में नोट कीजिए। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भैया, ये फिगर हो गया, ये हो गया। अब बात करेंगे ये जो प्रॉफिट आया, मान लीजिए 2 पार्टनर है, इसी के अंदर आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। थोड़ा छोटा कर देता हूं यहां तक के फिगर को। ठीक है, अगला जो मेरा कॉलम होगा, इस कॉलम में मैं क्या करूंगा? आगे यहां से ही स्टार्ट करूंगा। चलिए, अब यहां पे अगर मुझे कहा जाता है कि ये जो प्रॉफिट है मिस्टर ए को बांटना है, और मिस्टर ये जो मेरे पार्टनर थे, मान लीजिए ये मेरा पार्टनर आ गया, पार्टनर ए और पार्टनर बी। अब जैसे भी टर्म्स कंडीशन लिखी है मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कहा कि भैया ये जो प्रॉफिट है इतनी इतनी सैलरी लेना डिसाइड हुआ है, कर लीजिए भैया, मुझे कोई फिक्र नहीं है। आपने कहा इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, कर लीजिए, मुझे क्या दिक्कत है।
आपने कहा इन पार्टनर्स को रेम्यूनेशन देंगे, दे दीजिए भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके पास बचा है रिमेनिंग प्रॉफिट जो होगा आपके पी एंड एल रेशियो में बढ़ जाएगा। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो है उसके अंदर बैलेंसिंग फिगर आपका डिवाइड हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर डिवाइड हो जाएगा। और ये जो टोटल है ये दोनों को जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये दोनों को जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये किसके इक्विवेलेंट रहेंगे, दोनों मिलके कितने होंगे, ये वाला फिगर होगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख हुआ तो ये 1 लाख ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे सैलरी के फॉर्म में, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में, रेम्यूनेशन के फॉर्म में और रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में। कुल मिला के यही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हमने कहा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता तो कोई बात नहीं, बिल्कुल प्रॉफिट को हो सकता है वो माइनस भी कर दे, पर यहाँ वो माइनस नहीं कर पाएगा। अगर ये फिगर माइनस है, अगर ये फिगर माइनस है तो भी टोटल मिला के इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और उससे लिंक करके इन प्रोविजंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक जो अभी छूट रहा था उसको भी एक बार जल्दी से, हालांकि समझ चुके हैं पूरा, फिर भी एक बार जल्दी से रिकैप जैसा हो जाएगा हमारा। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स का आ जाएगा कि भाई दोनों में फर्क क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर फर्क क्या है, 2 या 3 मार्क्स का आता है। तो अगर आपको पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो फर्क है नेचर वाइज फर्क क्या हो गया ये समझने की कोशिश करते हैं। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है वो हमेशा एक्सपेंसेस का नेचर होता है। कैसा नेचर होता है भैया, ये एक एक्सपेंसेस के नेचर में है, ठीक है ना। और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर होता है प्रॉफिट में से। ये खर्चे का है, खर्चे का मीनिंग हमने क्या बताया था कि खर्चा मतलब ये हो गया कि आपको प्रॉफिट हो ना हो खर्चा करना ही पड़ेगा, परंतु ये डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हुआ आपके पास जो बचेगा उसमें से विभाजित करोगे, अगर कुछ नहीं बचेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो नेचर वाइज फर्क समझ लीजिए। दोनों का रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, रिकॉर्डिंग का मतलब कौन से प्लेस पे ये लिखे जाते हैं। तो देखिए जो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो खर्चे होते हैं वो हमेशा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, परंतु एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो आगे हम डिटेल में बताएंगे, एक और अकाउंट बनेगा। जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग के बाद में हमने क्या सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा। अब उससे एडवांस वर्जन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको आगे लेके जाएंगे, उसको विभाजित करेंगे। तो ठीक ऐसे एक और अकाउंट बनाना सिखाएंगे, उस अकाउंट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको अभी अपन थोड़ी देर बाद में अगले कुछ वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कैसे इसके अंदर जनरल एंट्रीज होगी और कैसे इस अकाउंट का प्रिपरेशन होगा। तो अभी मीनिंग ये समझिए कि जो खर्चे होते हैं वो हमारा हमेशा P&L का पार्ट होता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो जो आइटम होंगे वो हमेशा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में लिखे जाएंगे, P&L में नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है भैया। प्रायोरिटी कैसे रहती है, तीसरा जो पॉइंट है कि भैया इनकी किसको प्रायोरिटी देनी है, कौन बाद में रहेगा। तो देखिए खर्चे जो होंगे ना वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहेंगे, जो हमारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहेंगे। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपको प्रॉफिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सपेंसेस तो आपको भुगतान करने ही पड़ेंगे, और ये हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे रहती है, सेकंड प्रायोरिटी पे रहती है। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, आपके पास मान लीजिए प्रॉफिट है सिर्फ 1 लाख रुपए, रेंट देनी बाकी है और पार्टनर्स को प्रॉफिट भी देना बाकी है या पार्टनर को सैलरी देनी बाकी है। अब बताइए आपके पास पहले उस 1 लाख में से आप पार्टनर को सैलरी दोगे या रेंट का भुगतान करोगे।
मैंने कहा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा P&L वाले आइटम पहले चार्ज होंगे, यानी कि उस 1 लाख में से, अब आप समझे ना मेरा क्वेश्चन, प्रायोरिटी का सिंपल सा मीनिंग मैंने बताया, जहां आपके पास 1 लाख रुपए बचे हैं, आपको रेंट भी भुगतान करना है, पार्टनर्स को सैलरी भी देनी है, तो भैया पार्टनर्स का नंबर अभी नहीं आएगा, पहले किसका नंबर आएगा, उस रेंट का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये हमेशा प्रायोरिटी पे रहते हैं, ये हमेशा प्रेफरेंस लेंगे। यहाँ से चार्ज करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर्स के हिस्से में आएगा, अदरवाइज पार्टनर्स हो सकता है खाली हाथ भी रह जाए, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल अगर बात करेंगे कि भाई इसके एग्जाम्पल्स क्या है, तो हमने बोलाया कि सैलरी, बिजनेस की सैलरी नॉर्मल सैलरी हो गई, ठीक है, बिजनेस का रेंट हो गया। कई बार पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग दे रखी है बिजनेस के लिए, तो भी भैया वो जो रेंट है ना वो एक्सपेंसेस का पार्ट है, ठीक है ना, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो आपका वो रेंट बाकी रह गया। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने कहा हमेशा इसी का पार्ट रहेगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप सैलरी के फॉर्म में ले लीजिए, आप रेमुनेशन के फॉर्म में ले लीजिए, आप किसी अदर फॉर्म में ले लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी फॉर्म में, अदर फॉर्म में ले लीजिए भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये आपका पैसा है, जैसे चाहिए वैसे लीजिए। तो ये मोटा मोटी 4 पॉइंट हो गए। 2 मार्क्स के लिए अगर आता है तो आपको इसी वे से ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये टेबल मुझे समझने के लिए बहुत इजी लगी, इसके लिए हमने जल्दी से इसका एक रिकैप भी कर लिया। अब हम कोशिश करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए, जहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हमारा वीडियो स्टार्ट